जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए जो खान सर का हिस्ट्री बुक आता है फाउंडेशन बुक्स, उसका हम लोग एंशिएंट कर चुके थे और मेडाइवल कर चुके थे। इसमें पहला टॉपिक है हम लोग का यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपवासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली आए थे। इसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए थे। अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे। अंग्रेज कब आए थे? तो डच के बाद भारत आए थे। परंतु अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। यहाँ पे कंपनियों के आने का क्रम दिया गया है, यानी कि कौन कौन सी कंपनियाँ कब आई थी उसका ट्रिक दिया है। ट्रिक क्या है? पेड कर दे फीस। पी से हो जाएगा पुर्तगाली कंपनी। ई से हो जाएगा इंग्लैंड यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। डी से हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद कर से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। दे से हो जाएगा डेनमार्क कंपनी, डेनमार्क आई थी। उसके बाद फ से हो जाएगा फ्रेंच के बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखते हैं लोग यूरोपीय कंपनी एवं उसकी स्थापना। तो पहली कंपनी थी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो कंपनी आई थी उस कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। और यह किस देश की कंपनी थी? तो पुर्तगाल की कंपनी थी। और इसकी स्थापना 1498 में की गई थी। और गवर्नर कौन थे? तो एफ डी अल्मोडा गवर्नर थे जब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो कालीकट 1498 ईस्वी में। दूसरी कंपनी आती है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, और यह 1600 ईस्वी में आती है। और यह कौन सी कंपनी है? किस देश की? तो अंग्रेज यानी ब्रिटिश से देश की कंपनी है। और कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज। और इस समय गवर्नर कौन थे? सर टॉमस रो, यानी कि कंपनी के गवर्नर सर टॉमस रो थे। और अपनी पहली फैक्ट्री सूरत यानी 1613 ईस्वी में स्थापित करती है। तीसरी कंपनी के रूप में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। और यह किस देश की कंपनी है? तो डच देश की कंपनी है। कार्नेलियस डे अस्तमान गवर्नर रहते हैं और मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित करती है यह कंपनी। डेनिश चौथी कंपनी के रूप में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और यह डेनिश देश की रहती है। 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना इंडिया में की जाती है। और इस समय गवर्नर कौन थे? तो विरनिचो ये गवर्नर थे। और ट्रांकेबार 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडस ओरिएंटल फ्रांसीसी कंपनी थी और 1664 ईस्वी में भारत में इसकी स्थापना की जाती है। यानी ये जो स्थापना वर्ष है, यहीं बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि किस कंपनी की स्थापना वर्ष कब की गई थी और प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं लोग। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है और गवर्नर कौन होते हैं? जॉन बैप्टिस्ट कोलबर्ट या मार्टिन, इन्हीं को मार्टिन कहा जाता है। और सूरत 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। स्वीडिश से ये लास्ट कंपनी आती है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडन की यह कंपनी रहती है और 1731 में इसकी भारत में स्थापना की जाती है। और गवर्नर कौन होते हैं? तो विलियम यू शेलिंग से और गोहनबर्ग में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। अब देखते हैं लोग पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक कौन था? वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया और उसकी जहाज़ को मसालों से भर दिया। इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डिगामा कुछ और मसाले खरीदे थे। वह यूरोप में बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाया। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। और पथ प्रदर्शक के रूप में उसे किसने सहायता दिया था? तो अब्दुल मजीद ने उसकी सहायता किया था। और कहाँ के शासक के? और जमोरी ने उसका स्वागत किया था। और जो मसाला इंडिया से ले गया था वह कितने गुना मुनाफा कमाया था? तो यह 60 गुना मुनाफा पे कमाया था। वास्को डिगामा पुर्तगाल के शासक डॉन एनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। कि शासक के प्रतिनिधि के रूप में आया था? तो डॉन एनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। 1502, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। 1502 में वास्को डिगामा पुनः फिर से दोबारा भारत आता है। फिर 1503 में पुर्तगालियों ने कोची का किला जीत लिया।
पुर्तगाल ने फ्रांसीसी डी अल्मेडा को गवर्नर नियुक्त किया। अल्मोडा नौसेना को मजबूत करने के लिए शांत जल नीति, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शांत जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने शुरू किया था, तो ये आंसर हो जाएगा इसका फ्रांसीसी डी अल्मोडा। हम लोग जब प्रीवियस ईयर करेंगे लोग तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चालू किया था, तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा को अपनाया, किंतु यह वास्तविक के रूप से गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका और इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। इसके स्थान पर इसको पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, तो अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर माना जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर माना जाता है, तो अल्बुकर्क को। इसने बीजापुर के शासक से गोवा 1510 ईस्वी में जीत लिया। बीजापुर के शासक से इसने कब गोवा को जीत लिया, तो 1510 ईस्वी में। 1511 ईस्वी में इसने मलाक्का पर कब्जा कर लिया तथा 1515 ईस्वी में इसने फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया। इसका विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के साथ अच्छा संबंध था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित भी किया था। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। ये भी स्टार्ट पॉइंट है कि सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था, तो अल्बुकर्क हो जाएगा। 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों की स्वेली के युद्ध में अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हराया था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में यानी कि 1961 ईस्वी में भारत छोड़कर गए थे। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू तथा आलू की खेती प्रारंभ करवाई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि तंबाकू की खेती और आलू की खेती सर्वप्रथम किसने प्रारंभ करवाई थी, तो पुर्तगालियों ने। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें प्रदान किया जाता है। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। अब है हम लोग का डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना इंडिया में 1602 ईस्वी में होती है। भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थी। यह कौन सी थी, तो दूसरी यूरोपीय कंपनी थी। ये नीदरलैंड वर्तमान नाम हॉलैंड के निवासी थे। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हाउटमैन था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, तो कार्नेलिस डी हाउटमैन था। डच ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम में, तथा पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी एवं सूरत में अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, यानी कब की थी, तो 1632 ईस्वी में। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और उनके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। इससे यानी कि बेदरा का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। डच भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। ये किससे व्यापार करने में रुचि रखते थे, तो इंडोनेशिया से। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को जाता है। अब है हम लोग के तीसरे नंबर की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान देकर 15 वर्षों के लिए किया था। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदारों की संख्या 217 थी। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह अकबर था। उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर था। ब्रिटिश कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। जो 1613 में सूरत में कारखाना खोला गया था तो वह क्या था, अस्थायी कारखाना था। 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के हुबली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। उसके बाद है 1661
1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया और चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो चार्ल्स द्वितीय राजकुमार था, ब्रिटिश राजकुमार, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई बंदरगाह कितने वार्षिक पाउंड के किराए पर दिया था? तो 10 पाउंड वार्षिक के किराए पर दिया था। 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ किया। कलकत्ता शहर की स्थापना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नॉक ने किया था। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था? तो जॉब चार्नॉक ने किया था। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया। इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा। इस युद्ध के कारण अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। बेदरा के युद्ध किन दो के बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वांडीवास का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन लगा दिया। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया था और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमजोर पड़ने लगा था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि बिहार किस लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए बिहार अंग्रेजी शासनकाल में प्रसिद्ध था। अब है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित किया। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया। डेनिश के व्यापारिक कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था। अंततः 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। अब है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? तो यह सरकारी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वां के समय हुई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कॉलबर्ट को माना जाता है। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में सूरत में खोली। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 में ही मसूलीपट्टनम में खोली। फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना की। पौंडीचेरी की स्थापना कब की गई थी? 1673 ईस्वी में। पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। पौंडीचेरी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसिस फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनाया गया। इसे सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो डुप्ले को कहा जाता है। डुप्ले को। इसी के समय में कर्नाटक युद्ध हुआ। फ्रांसीसियों का भारत में अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, किंतु वे आज़ादी के बाद भारत में रहे और 1956 ईस्वी में भारत छोड़कर चले गए। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1731 ईस्वी में होती है। ये अपना अधिक विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए। अब है कुछ शहरों की स्थापना और उसके संस्थापक कौन थे और वो किस देश के मूल निवासी थे? तो बम्बई शहर के संस्थापक के रूप में हम गराल्ड अंगियार को देखते हैं। इन्होंने बम्बई शहर की स्थापना किया था और ये ब्रिटेन के निवासी थे। कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नॉक ने किया था और ब्रिटेन के ये निवासी थे। दिल्ली लुटियंस ने इसकी स्थापना किया था और ब्रिटेन के रहने वाले थे। चंडीगढ़ की स्थापना ली कार्बुजिए ने किया था और फ्रांस के निवासी थे। पौंडीचेरी की स्थापना फ्रैंक मार्टिन ने किया था, फ्रांस के रहने वाले थे। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुतुब शाह ने किया था और यह भारत के रहने वाले थे। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब कुछ महाद्वीप हैं। महाद्वीपों के खोजकर्ता कौन है और वह किस देश के मूल निवासी है?
भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। समुद्री मार्ग यानी कि भारत का खोज तो हुआ ही नहीं है, भारत आने का समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया था और यह पुर्तगाल के निवासी थे। ब्राज़ील की खोज पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ने किया और यह पुर्तगाल के निवासी थे। न्यूजीलैंड की खोज अबेल तस्मान ने किया था, ये हॉलैंड के निवासी थे। तस्मानिया की खोज एबेल जंजून तस्मान ने किया था और ये भी हॉलैंड के निवासी थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया है, ये स्पेन के निवासी थे। ऑस्ट्रेलिया खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया है और ब्रिटेन के निवासी से। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये दे देगा वास्को डी गामा एक तरफ और ये दे देगा देश का नाम और मिलान करने के लिए दे देता है कि भारत का खोज किसने किया, न्यूजीलैंड का खोज किसने किया, अमेरिका का खोज किसने किया। और दूसरी तरफ क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये निवासी दे देगा, खोजकर्ता दे देगा और निवास यानी कि किस देश से रहने वाले थे। जैसे वास्को डी गामा दे देगा मिलान करने के लिए कि वास्को डी गामा कहाँ के थे, पुर्तगाल के, अबेल तस्मान हॉलैंड के, अबेल जंजून तस्मान के, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे। मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का अब दूसरा चैप्टर है नवीन राज्यों का उदय। तो इसमें हम लोग देखते हैं अवध राज्य सबसे पहला हो जाएगा हम लोग का अवध राज्य। अवध के संस्थापक के शहादत खान यानी कि इनका अन्य नाम बुरहानुल मुल्क था। अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खान या बुरहानुल मुल्क थे। इन्होंने अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में मुगलों से अलग होकर किया। इन्होंने अपनी राजधानी फैज़ाबाद लखनऊ को बनाया। अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता था। अवध के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो नवाब कहा जाता था। सादत खान के समय 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण कर दिया, किंतु अवध धन दौलत से कंगाल था। अतः सादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसा दिया। जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस शहादत खान के पास आया तो कुछ धन देने के लिए आया था, तो उनके डर से शहादत खान ने आत्महत्या कर ली। ईरान तथा एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। और नादिर शाह ने अवध पर जब आक्रमण किया तो अवध उस समय उसके पास कोई धन दौलत नहीं था और अवध के संस्थापक शहादत खान ने कहा कि आप दिल्ली जाइए और दिल्ली में आपको बहुत सारे धन मिलेंगे। तो जब यह नादिर शाह दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में उसने बहुत सारे धन दौलतों को लूटा और लूटने के बाद सोचा कि हम क्यों ना शहादत खान को इससे लूटे हुए धन में से कुछ हिस्सा दे दें। लेकिन शहादत खान से एक वादा किया था, शहादत खान ने इससे नादिर शाह से एक वादा किया था कि अगर वहाँ पे धन नहीं मिला तो मैं तुमको वापस आके मार दूंगा। उसी के डर से इसने आत्महत्या कर लिया था। शहादत खान ने उसी के डर से, उसे लगा कि दिल्ली में धन नहीं मिला है इसलिए नादिर शाह वापस आ रहा है। इसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र सफदरजंग तथा शुजा-उद-दौला के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और शुजा-उद-दौला विजयी हुआ। 1764 के बक्सर के युद्ध में तिलगुट सेना ने भाग लिया और पराजित हो गया। 1801 ईस्वी में अवध ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अवध ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया था? तो 1801 ईस्वी में स्वीकार किया था। और सहायक संधि किसने चलाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई थी। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे, जिनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया और वाजिद अली शाह को कैद कर लिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने अवध से नेतृत्व किया था। विद्रोह समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग हैदराबाद। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निज़ामुल मुल्क अथवा चिंगसीज खान के द्वारा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय किया गया। यहाँ के राजा को निज़ाम कहा जाता था, यानी कि हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता था? तो निज़ाम कहा जाता था। निज़ामुल मुल्क ने 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। एक हिंदू दीनानाथ को निज़ामुल मुल्क ने अपना दीवान भी नियुक्त किया था। 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और पालखेड़ा के युद्ध, कौन सा युद्ध? पालखेड़ा के युद्ध में निज़ाम को पराजित कर दिया। पेशवा तथा निज़ाम के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई। इससे संधि के तहत निज़ाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार की और
चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर देने लगे। जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रारंभ किया तो उसे मानने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद तेलंगाना वाला क्षेत्र पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई, किंतु सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में मिला लिया। अब देखते हैं हम लोग कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य की स्थापना सादुतुल्लाह ने किया। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और 3 युद्ध हुआ। तो पहला युद्ध था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, और यह युद्ध 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, जिस कारण उनकी कंपनियां भारत में युद्ध कर ली। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध एलासापा की संधि के तहत समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का समय अवधि यानी कि यह कब से कब तक चला था? तो 1746 से 1748 तक चला था। और ये युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये क्वेश्चन बनते हैं। तो एलासापा की संधि के तहत प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। अब दूसरा है द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। यह 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध का कारण फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना था। इसने भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध पौंडीचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पौंडीचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। अब है तीसरा, थर्ड नंबर, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध को देखते हैं लोग। यह युद्ध 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ। किससे? 2 देशों के बीच हुआ था आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इसी युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया और भारत से फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई। यह युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हो गई। इस संधि के तहत चंद्रनगर और पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा, शेष क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, और यह 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। और यह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पेरिस के संधि के तहत। अब देखते हैं लोग मैसूर राज्य। मैसूर का राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था, परंतु 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद वेकेंट द्वितीय इनका कार्यकाल 1612 ईस्वी के समय मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना की। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। और वेकेंट द्वितीय ने वाडियार वंश की स्थापना कब की? तो 1612 ईस्वी में की थी। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किया था। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने कब किया था? तो 1755 ईस्वी में किया। हैदर अली एक योग्य शासक था। हैदर अली क्या था? एक योग्य शासक था। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यहीं अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मारेंगे कि फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने, यही क्वेश्चन बनता है कि एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने कब की थी और कहाँ की थी? तो डिंडीगुल में की थी। डिंडीगुल और 1755 ईस्वी में। अंग्रेजों तथा मैसूरों के बीच लड़े गए युद्ध, तो देखते हैं लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था। हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया। इस युद्ध में हैदर अली विजयी रहा। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। कौन कर रहा था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सर जनरल स्मिथ कर रहा था। यह युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था। यही कारण है कि संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे यानी कि
पुराना नाम माहे था पौंडीचेरी का, पौंडीचेरी पर अधिकार करना था। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया। हैदर अली किस युद्ध में मारा गया? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय के मंगलौर की संधि, किस संधि के तहत? मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि के तहत। अब है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं सेना का नेतृत्व किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली कर रहा था। अब है जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कौन कौन सी संधि के तहत युद्ध समाप्त किया गया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के समाप्त हुआ था और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में तो टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मार ही दिया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौसेना का गठन किया और फ्रांस के जैकोबियन क्लब, फ्रांस के जैकोबियन प्लस फ्रांस का गर्म दल की सदस्य ग्रहण की। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश के किस राजा ने फ्रांस के जैकोबियन क्लब की सदस्य ग्रहण की थी? तो टीपू सुल्तान हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब बनवाया तथा राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए श्रृंगेरी पीठ को मैसूर में स्थित है, श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर में स्थित है, का पुनर्निर्माण करवाया। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर की तरह होता था। टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन के गीदड़ के जीवन से अच्छा है कि एक दिन शेर का जीवन। अब है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य को देखते हैं लोग। पंजाब राज्य की स्थापना सुकरचकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो सुकरचकिया मिसल के थे। इसके समय 1798 ईस्वी तक अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह ने हमला किया। इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गए थे, जिसे राजा रणजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। राजा रणजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह प्रसन्न हुआ और लाहौर को उपहार में दे दिया। 1819 ईस्वी में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी और किनके बीच हुई थी? तो राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी को, किस नदी को? सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज्य के बीच सीमा मान लिया गया। इस संधि का उद्देश्य रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना था। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। राजा रणजीत सिंह ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो लाहौर को। राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़ाई। 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 1839 ईस्वी में हो गई। अगला शासक खड़क सिंह बना तथा इन्होंने अपना वजीर PM ध्यान सिंह को बनाया। ध्यान सिंह एक धोखेबाज व्यक्ति था। उसने अगले ही वर्ष यानी कि 1840 ईस्वी में खड़क सिंह की हत्या कर दी। अगला शासक नैनीहाल बना। इसने अपना भी वजीर ध्यान सिंह को बनाया। ध्यान सिंह ने इसकी भी हत्या 1843 ईस्वी में कर दी। इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह की 1844 ईस्वी में मृत्यु हो गई और इनका ही अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह किसके बेटे हैं? तो शेर सिंह के बेटे हैं। अगला शासक दिलीप सिंह बनते हैं। 1843 ईस्वी में राजमाता जिंदन के संरक्षण में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया गया। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए दो युद्ध लड़े। पहला युद्ध था प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध। यह युद्ध 1845 से लेकर 46 से तक चला था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मुख्यतः महारानी जिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था। यह युद्ध भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया था तथा इस समय भारत के सेनापति जनरल गौफ थे। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध में भारत के प्रधान सेनापति कौन थे? तो जनरल गौफ थे।
इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। यह युद्ध भोरेवाल की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध यह 1848 से लेकर 1849 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा था। चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजयी रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हीरा पंजाब राज्य से लेकर ब्रिटेन की रानी को भेज दिया। राजा रंजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया और उसकी माता को 48,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर शेखपुरा जम्मू कश्मीर, वर्तमान में शेखपुरा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर, भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया। कोहिनूर हीरा का इतिहास देखते हैं लोग कि कोहिनूर हीरा क्या था। यह हैदराबाद के समीप गोलकुंडा के खान से निकला था तथा वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था, जिससे मलिक काफूर ने छीनकर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास चला गया। तुगलक वंश यह सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश के पास चला गया। लोधी वंश यह मालवा के शासक के पास गया, जिससे मुगलों ने छीन लिया। मुगलों ने किससे छीना तो मालवा के शासक से। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से नादिर शाह ने छीन लिया और ईरान लेकर चला गया। किंतु पश्तून दुरानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया। पश्तून दुरानियों से पंजाब के सिख शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। अंततः लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के सिख शासक से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया के राजमुकुट में है। अब देखते हैं लोग बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया। इसकी स्थापना किसने किया था तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। इनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। शुजाउद्दीन अगला शासक बना, किंतु 1739 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अलवर्दी खान अगला शासक बनता है। अलवर्दी खान अगला नवाब बना। 1756 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला अगला शासक बना। सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद था। किससे विवाद था तो घसीटी बेगम से विवाद था। साथ ही साथ अपने पड़ोसी राजबल्लभाचार्य से भी विवाद था। इसी विवाद का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाना प्रारंभ किया, जिसे फोर्ट विलियम किला कहा गया। इस फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी रॉजर ड्रैक था। सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया और वहां से 146 लोगों को पकड़कर कलकत्ता के चंद्रनगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर दिया, जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई और मात्र 23 ही जीवित बचे। इस घटना को कालकोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना की जानकारी का इतिहास हॉर्नवेल ने दिया, क्योंकि वह भी इसी 146 लोगों में शामिल था जो कैद किए गए थे। सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड कलाई बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री राय दुर्लभ को मिला लिया। 23 जून 1757 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर पलासी का युद्ध हुआ। पलासी का युद्ध कब हुआ था तो 23 जून 1757 ईस्वी को। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट गया, जिसकी रास्ते में हत्या कर दी गई और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेजों का साथ देता रहा और अंग्रेज जीत गए। पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया। मीर जाफर ने भी उन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु जब धन समाप्त होने लगा तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगा। इसी कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। इसे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं तो बंगाल का सर्वप्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। अब दस्तक प्रणाली क्या है, इसको देखते हैं लोग। दस्तक प्रणाली, दस्तक एक प्रकार का शाही फरमान, यानी कि शाही फरमान राजा के द्वारा दिया जाता था। जिसके पास दस्तक होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में टैक्स यानी कर में छूट दिया जाता था। अंग्रेजों ने इस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ करने लगा, जिस कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। इसी कारण अंग्रेज मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ किए। मीर कासिम ने अपनी राजधानी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर लाया और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला।
अंग्रेज़ों ने मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाकर फिर दोबारा पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। अब हम लोग देखते हैं लोग बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध, मीर कासिम ने अब अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के शासक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक तीन गुटों वाली सेना का गठन किया। इससे सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था, जिसका सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेज़ों के साथ 21 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। इसे ही बक्सर का युद्ध कहते हैं। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में एकदम डेट पूछ देता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में त्रिगुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज विजयी हो गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी राजस्व अंग्रेज़ों को सौंप दी। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। इस समय कंपनी का गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैत शासन का जनक कहते हैं। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक शाह था। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अब देखते हैं लोग आंग्ले नेपाल युद्ध। यह 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक चला था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय कर्नल डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखाओं को 1816 ईस्वी में पराजित किया, जिसके कारण 1816 ईस्वी में अंग्रेज तथा नेपाल के बीच संगोली की संधि हुई। इस युद्ध में नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। संगोली की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो अंग्रेजी और नेपाल के बीच हुई थी। और वहाँ के शासक कौन थे नेपाल के? तो अमर सिंह थापा नेपाल के शासक थे। अब देखते हैं हम लोग आंग्ल बर्मा युद्ध। अंग्रेज को बर्मा पर नियंत्रण करने हेतु 3 युद्ध करने पड़े। यानी कि बर्मा से अंग्रेजों का कितना युद्ध हुआ? तो 3 युद्ध लड़ने पड़े। अब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है, यह 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक चला था। 1824 में अंग्रेज सेनापति सर आर्चिबाल्ड कैंपबेल ने रंगून पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध का अंत 1826 में यानडबू की संधि के तहत समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो यानडबू की संधि यानी यानडूब की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। यह ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध था। यह ब्रिटिश भारतीय इतिहास का क्या था? सबसे महंगा युद्ध था। उसके बाद देखते हैं लोग द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। यह 1852 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ी गई थी। इस युद्ध के तहत 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से लेकर 1888 ईस्वी तक लड़ा गया था। यह युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में लड़ी गई। इस युद्ध के तहत बर्मा का अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नोट देखते हैं नोट क्या कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से पृथक करने का प्रावधान था, जिसके तहत 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आंग सान की सहयोगी यूनिट के नेतृत्व में चले आंदोलन के कारण 4 जनवरी 1948 को बर्मा को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी मिली। यानी कि बर्मा कब आज़ाद हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिशों से आज़ाद हुआ था। अब है हम लोग का तीसरा चैप्टर आधुनिक भारत का 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को देखते हैं लोग। 1857 की क्रांति, इस क्रांति की पृष्ठभूमि 1757 के बाद से ही बन रही थी। इसकी पृष्ठभूमि कब से बन रही थी? तो 1757 यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही बन रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। पहला कारण देखते हैं लोग आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे। दूसरा कारण देखते हैं लोग सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि प्रथा, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी।
प्रशासनिक कारण में देखते हैं लोग, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए। धार्मिक कारण में 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। तकनीकी कारण में देखते हैं लोग, रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला काड़ा पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। अब है तत्कालिक कारण, यही मेन इंपॉर्टेंट है। तत्कालिक कारण क्या थे? तो अंग्रेजों ने बेसफील्ड राइफल के स्थान पर, कौन सा राइफल था? बेसफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है, तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर के हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया, यानी कि यह प्रयोग करने से मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाग तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल, यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैला गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1857 में संदेश फैलाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया गया था? तो रोटी तथा फूल का उपयोग किया गया था। सर्वप्रथम 1857 ईस्वी की लड़ाई मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों के द्वारा 10 मई को किया गया था। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किससे नेता घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल ने अंग्रेजों के डर से अंग्रेजों को गुप्त सूचना देती थी। 4 जून 1857 ईस्वी को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। इनका सेनापति बख्त खान था। बेगम हजरत महल का सेनापति कौन था? तो बख्त खान था। और बेगम हजरत महल ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ से किया था। 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहब तथा तत्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तत्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी के रानी के गुरु कौन थे? तो तत्या टोपे थे। झांसी से विद्रोह मनुबाई झांसी की रानी ने किया। ये बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पटना से विद्रोह किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने ली ग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया और अपनी राजधानी जगदीशपुर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। बिहार सरकार 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाती है? तो विजय दिवस के रूप में मनाती है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखते हैं लोग कि विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति। दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। और इस विद्रोह को किस अंग्रेज ने दबाया था? तो निकलसन तथा हडसन ने इस विद्रोह को दबाया था। दूसरा है फैज़ाबाद से नेतृत्व, यानी कि अभी वर्तमान में अयोध्या, मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। फैज़ाबाद से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। कर्नल रेनल्ड ने इस विद्रोह को दबा दिया। फतेहपुर, अजीमुल्ला
फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने नेतृत्व किया था, कर्नल रेनड इस विद्रोह को दबा दिया। बरेली से खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, विसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबा दिया। लखनऊ से हजरत महल कैंपबेल इस विद्रोह को दबा दिया। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया। झांसी से मनुबाई ने इस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ह्यूरोज ने इस विद्रोह को दबा दिया। ग्वालियर से तत्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया और विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज कौन थे? तो ह्यूरोज थे। इलाहाबाद से लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, कर्नल नील ने इलाहाबाद के विद्रोह को दबा दिया। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और ली ग्रांट के नेतृत्व में जगदीशपुर से विद्रोह को दबाया गया। पटना से पीर अली ने विद्रोह किया। विसेंट आयर थे अंग्रेजी सेनापति जिन्होंने विद्रोह को दबाया। रिमार्क में देखते हैं लोग, कर्नल नील, लॉरेंस तथा हैवलॉक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। कौन कौन से मारे गए थे? कर्नल नील, लॉरेंस, हैवलॉक विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे। तत्या टोपे नाना साहब से अलग होने के बाद इस आंदोलन का मुख्यालय कालपी को बनाया था। किसको बनाया था? तो कालपी को बनाया। नाना साहब के सलाहकार एवं तत्या टोपे के सेनापति अजीमुल्लाह खान थे। 1859 में जब तत्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। इंदौर में अंग्रेजी सेनाओं से संघर्ष शहादत खान ने किया था। इस आंदोलन में अंग्रेजी का सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। इस लड़ाई में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। इस समय वहां के मंत्री सर दिनकर राव थे। इस विद्रोह के दौरान साहेब आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने बख्त खान को दिया था। बख्त खान विद्रोह के सेनापति थे। विद्रोह के सेनापति कौन थे? तो बख्त खान थे। 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण क्या क्या हो सकता है? तो हथियारों की कमी थी, संगठन का अभाव था, नेतृत्व की कमी थी, राजपूत और सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था, शिक्षित लोग तटस्थ यानी न्यूट्रल रहे थे, इसमें भाग नहीं लिए थे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं को मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। आपसी स्वार्थ में देखते हैं लोग, बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया था, नाना साहब का पेंशन रोक लिया गया था। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम एल्फिस्टन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 2:5 कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया, जिसके अनुसार 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत का समग्री घोषित कर दिया गया। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म हो गई और ब्रिटिश सत्ता संसद सर्वोच्च हो गई। 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत, उसको देखते हैं लोग। तो डिज़रायली ने क्या कहा था 1857 के विद्रोह को कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह सैनिक विद्रोह था। यह किसने कहा था? तो सीले और लॉरेंस ने। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने कहा था। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम ने कहा था। यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, इसको रीज ने कहा था। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, यह कथन टी.आर. होम्स ने दिया था। यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, आर.सी. मजूमदार का यह कथन था। यह जन क्रांति था, यह कथन किसका था? रामविलास शर्मा। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है 1857। इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ सिंह, मौलाना अबुल कलाम,
महान विद्रोह, पुस्तक का नाम महान विद्रोह, अशोक मेहता इस पुस्तक के लेखक हैं। 1857 का विद्रोह पीसी जोशी ने लिखा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने लिखा। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह वीडी सावरकर ने लिखा। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह आरसी मजूमदार ने लिखा।